हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। एक नया सेशन, इम्पोर्टेंट सेशन। कल एक सेशन चला था वाट मीटर, यानी वाट मीटर का संक्षिप्त पूरा क्या होता है, उसकी कहानी क्या होती है, उससे आत्मा क्या होती है, कितनी हड्डी होती हैं, ठीक है, कितनी मसल होती हैं, कितनी हार्ट बीट होती है, सारी कल एक लेक्चर में हो गया था, जो कि इम्पोर्टेंट है खासकर UPPCL जैसे विद्युत विभागों के एग्जामों में। ठीक है, UPPCL तुम्हारे हो गए या फिर UP आर्मिनल हो गए, इन सब में ज़्यादा करके वाट मीटर से क्वेश्चन उठाता है, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको तुम लोग बोलते हो। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक भाग था तुम्हारा कौन सा, पावर फैक्टर। उसमें सारा पावर फैक्टर कंस्ट्रक्शन हो गया, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या प्रयोग होता है, सारी चीज़ों का डिस्कस हो गया है। तो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए और बहुत हेल्प करेगा तुम लोग को। आज का सेशन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग लाने वाले हैं क्या, AC सर्किट जिसको बोलते हो, या फिर AC फंडामेंटल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको क्या बोलते हैं, अनुनादी कर्व या फिर रेजोनेंस कर्व। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि एक ऐसा कर्व है जिसमें तुमको कई सारी चीज़ों का आंसर मिल जाता है। ठीक है, एक कर्व से तुमको कई सारी चीज़ों का आंसर मिल जाता है, तो उसको आज देखने वाले हैं। मगर उससे पहले बाबू फिर वही, चैनल पे नए आओ तो सब्सक्राइब कर लेना, इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है, और पसंद है तो लाइक करना, नहीं पसंद आएगा तो मत करना, ठीक है, मगर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल पे नए हो तो, क्योंकि डेली इसी तरह क्लास चलेगी। और 1-2 दिन में क्या हो रहा है, फिर नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस जितने UP आर्मिनल हो गया, UPPCL हो गया, DRDO हो गया, टेक्नीशियन हो गए, ठीक है, ALP के जितने क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मगर अभी फ़िलहाल हम लोग को क्या पढ़ना है, अनुनादी कर्व। उसके लिए क्या करना है तुम लोग को, ध्यान से देखना है, और जो नया आता जाएगा इसको शेयर करता जाएगा और सब्सक्राइब कर लेगा चैनल पे अगर नया होगा तो। सही है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, अनुनादी कर्व। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व, ठीक है, रेजोनेंस कर्व यानी अनुनादी कर्व। देखो रेजोनेंस कर्व होता क्या है, कर्व है यानी वक्र है, यानी क्या है, सीधी रेखा तो बनेगी नहीं, लीनियर की बात होगी नहीं, हाइपरबोला बनेगा, फलाने बनेगा, कुछ भी बनेगा, मगर वक्र के आकार का बनेगा। तो देखते हैं वक्र के आकार का क्या होगा। जैसे V कर्व जो होता है, V क्या होता है, आकार, कर्व ही होता है ना, वक्र ही होता है। उसी तरह रेजोनेंस कर्व हम पढ़ेंगे। देखो रेजोनेंस कर्व होता क्या है, जिसको तुम लोग अनुनादी वक्र बोलते हो। ये क्या होता है कि करंट तथा फ्रीक्वेंसी के बीच के, तो करंट तथा फ्रीक्वेंसी के बीच खींचा गया, हिंदी संभाल लेना, ठीक है, खींचा गया कर्व ही रेजोनेंस कर्व लाता है, रेजोनेंस कर्व कहलाता है। कोई दिक्कत है नहीं, सही है, यही होता है ना, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं फ्रीक्वेंसी को। अब देखो इसी फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट को हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, मगर उससे पहले एक चीज़ और देख लो कि ये रेजोनेंस होता क्या है। ये रेजोनेंस कर्व ही नाम क्यों पड़ा, और क्यों नाम क्यों नहीं पड़ा, ठीक है, रेजोनेंस कर्व ही नाम क्यों पड़ा। देखो रेजोनेंस कर्व नाम इसलिए पड़ा क्योंकि क्या होता है, हम 3 कंडीशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, 3 कंडीशन पढ़ते हैं, और वो 3 कंडीशन क्या है कि सर जी जब XL का मान XC के बराबर हो जाए, XL का मान XC से ज़्यादा हो जाए, या XC का मान XL से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में, ये जो तीनों कंडीशन होते हैं, तुमको पता है 3 कंडीशन क्या होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, बस नॉर्मल। जब ये 3 कंडीशन होता है तो क्या होता है, किसी पे लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है, उसी सर्किट में किसी का लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है, किसी का यूनिटी पावर फैक्टर हो जाता है, तो किसी का लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है।
ठीक है, शक्ति गुणक जिसको बोलते हैं। तो ये कहानी उल्टी सीधी होने लगती है। तो इन उल्टी सीधी ये तीनों कहानी को हम क्या करेंगे, केवल एक कर्व में दिखाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कर्व या फिर अनुनादी वक्र कहते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या बन जाता है, रेजोनेंस कंडीशन कब आती है, अनुनादी की समस्या कब होती है, समस्या को या अच्छाई कहो, जब एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाता है। ये पहले ही खत्म रहते, बस बचता क्या है हमारे सर्किट में, आर बचता है। और उस केस में जब आर बचेगा तो पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इकाई क्यों होगी, क्योंकि वी और आई वोल्टेज, धारा तथा करंट समान कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, इसलिए पावर फैक्टर इकाई हो जाती है। चलो ये तो समझ में आ गया, एक्सएल बराबर एक्ससी, सही है। अब देखो ये फ्रिक्वेंसी वाली बात क्या बता रहे थे, यानी ये ड्रा किसके बीच में होता है, तो कहोगे सर जी आई वर्सेस फ्रिक्वेंसी। कभी कभी ऐसा लिखा मिलेगा, यानी रेजोनेंस का सर ड्रा किसके किसके बीच में होता है, आई वर्सेस जी, या फिर इसको चाहे तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आई वर्सेस ओमेगा दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा दिखा दिए। ओमेगा क्यों दिखा दिए सर जी, क्योंकि आई वर्सेस 2 पाई एफ लिखते हैं ना, और 2 पाई तो क्या है हमारा नियत है ना, 2 पाई हमारा नियत है, बचा क्या हमारा एफ बचा ना, तो इसको चाहे तो ऐसे दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ओमेगा की यूनिट कभी कभी पूछेगा, तो ओमेगा की यूनिट क्या होती है, तो बोलोगे सर जी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ये सब सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो तुमको लिखवाए जा रहे हैं और तुमसे अधिकतर पूछा जाएगा। तो करंट तथा फ्रिक्वेंसी के बीच में ये ड्रॉ किया जाता है, सही है। चलो ये होगी इतनी कहानी। अब इसमें आगे देखते हैं क्या होता है कि जब करंट और फ्रिक्वेंसी के बीच में कर्व खींचने लगते हैं तो फ्रिक्वेंसी कहाँ दिखाते हैं और धारा किस अक्ष पे दिखाते हैं। तो बोलोगे सर जी जो धारा है, ध्यान से समझना, इसी पे तुम्हारी सारी चीज़, लीडिंग लैगिंग सारी चीज़ें, सीरीज में क्या होते हैं, पैरेलल में क्या होती है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम तुमको यहीं पे समझा देंगे एक लेक्चर में। ठीक है, 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उसमें तुमको सारी चीज़ समझा देंगे। धारा क्या होता है सर जी, धारा को यानी आई को हम क्षैतिज बोलते हो ना, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, जो क्या होता है एक्स एक्सिस होता है, जिसको बोलते हो एक्स एक्सिस, अक्ष, एक्स अक्ष पर, सॉरी क्षैतिज नहीं, लंब होता है ना, लंब में क्या होता है हमारा वाई होता है, वाई एक्सिस पर प्रदर्शित करते हैं। अच्छा देखो यार, एक चीज़ है, डायमेंशनल फार्मूला में हम देख रहे थे वीडियो, तो कुछ बच्चों का मतलब जो ऑफलाइन पढ़ते हैं कमेंट आता है कि सर जी वहाँ पे गलती हो गया। ठीक है, फिर हमने देखा तो बोले हाँ वहाँ पे गलती हो गया। एक जब c बराबर क्यू बाई भी लिख रहे हैं, क्यू बाई भी होता है, तो वहाँ पे क्या लिख दिए, इसके जगह हम उल्टा लिख दिए, क्या लिख दिए, v बाई क्यू लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, c बराबर क्यू बाई भी और v बाई क्यू। हालांकि डायमेंशन निकालने का तरीका वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ऊपर वो हो जाएगा नीचे वो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही निकल कर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। c बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बाई भी, तो क्या हो जाएगा, v बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखो यहाँ पे एक और गलती हो गई थी, क्या, e बराबर क्या होता है एल डी आई बाई डी टी, जिसको इसको गलती नहीं बोलेंगे वो तो क्या बोलेंगे कि ध्यान में नहीं चढ़ा है। ठीक है, वैसे वो तो गलती ही है, ध्यान में नहीं चढ़ा, सर जी गलती नहीं किया। हम देखो e बराबर एल डी आई बाई डी टी लिखें, तो वहाँ पे हम l का मान निकालें, तब भी हम यहाँ पे डी आई बाई डी टी ही कर दिए, जो यहाँ पे गलती हो गया। तो डी आई बाई डी टी नहीं होगा ना, वो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी आई हो गया। तो यहाँ पे दो गलती हो गई थी। हालांकि निकालने का तरीका डायमेंशनल फार्मूला बीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखना। तो आई को हम लंब पे रखते हैं, यानी वाई एक्सिस पे रखते हैं, तथा ओमेगा को, यानी ओमेगा को किस पे रखते हैं, ओमेगा को हम क्षैतिज यानी एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष पे पर रखते हैं, सही है, रखते हैं। इतनी कहानी हो गई, तो फिर हम कर्व बनाए, क्योंकि कर्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम 36 एक्स एक्सिस पर कर्व रखते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई। रेजोनेंस कर्व बनाने से पहले उसकी भूमिका बांध दी है, वो कहाँ कैसे क्या होगा। देखो यहाँ पे हो गया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, नहीं तो छाप लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलो आगे देखो, छापने का मतलब समझ के।
इसको हटाते हैं। अब आगे देखते हैं, देखो क्या होता है। सही है, चलो अब देखो यहाँ बोले थे कि जो हमारा लंब होता है वो क्या होता है, हमारा आई होता है, और ये क्या होता है हमारा ओमेगा को दिखा देते हैं, या कभी कभी इसको एफ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे ओमेगा लेके चल रहे हैं, तो उनको ज़्यादा आसानी पड़ेगा। ठीक है, ओमेगा। चलो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है अभी सब बताएंगे। अब इसका ग्राफ बना देते हैं कुछ ऐसा, इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ये टच नहीं रहेगा। ठीक है, तुमको लगेगा टच होने वाला मगर होगा नहीं। ये देखो, ये जो ओमेगा नॉट है हमारी, यहाँ बना, हाँ, ये जो ओमेगा नॉट है इसको खींची देते हैं सीधा। ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट क्या है जो हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये ओमेगा नॉट हमारा क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत है? ओमेगा नॉट क्या है हमारा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। थोड़ा बड़ा लिख दें, नहीं दिख रहा होगा तो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, ये ओमेगा नॉट हो गया, यहाँ पे हो गया देखो, यानी ओमेगा नॉट हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया। यानी इस केस में क्या होगा तुम्हारा, तो बोलोगे सर जी इस केस में तो यानी एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा। एकदम सही है, तो जी एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा। यानी इस केस में क्या निकल के आएगा हमारा, जेड बराबर आर निकल के आएगा। एकदम सही, जेड बराबर आर निकल के आएगा। यानी इस केस में सर जी पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। बस इस पॉइंट के लिए है। अब देखो इसमें एक चीज़ निकल के आती है, बैंडविड्थ निकल के आता है। और बैंडविड्थ किस चीज़ का पैमाना है अभी तुमको बताएंगे। तो देखो बैंडविड्थ होता क्या है, बैंडविड्थ यानी चौड़ाई, यानी रेजोनेंस कर्व से कितना दाएं और कितना बाएं, कितनी उसकी क्या है, कितनी दूर तक उसकी लीडिंग और लैगिंग कैपेसिटी करने की चांसेस है। यूनिटी पावर फैक्टर होगा, कोई दिक्कत नहीं, सर्वोपरि है। फिर लीडिंग आएगा या लैगिंग आएगा, लैगिंग आएगा या लीडिंग आएगा, तो उसके दाएं रेजोनेंस कर्व के, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के दाएं और बाएं कितने चांसेस है कि कितने रेंज तक वो क्या कर सकता है, लीडिंग या लैगिंग करा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। और बैंडविड्थ बनता कहते हैं, तो देखो अब जाहिर सी बात है, एक लाइन यहाँ से खींचते हैं, और ये लाइन क्या होता है अभी तुमको हम बता रहे हैं। एक लाइन ऐसे खींचते हैं, सीधी लाइन ऐसे करके बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, ये बढ़ाते चले जाते हैं। एक लाइन यहाँ पे कट होती है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे कट होती है, लाइन यहाँ पे कट कर दी है। ये लाइन क्या होती है सर जी, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो सर ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। देखो ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। क्यों हो जाएगी, देखो ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट पे तुमको पता है क्या है, इम्पीडेंस एकदम न्यूनतम होता है और धारा क्या होती है, अधिकतम होती है। इसलिए बोलते हैं ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट बना रहे, तो बोलते हैं कि सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, श्रेणी अनुनादी में क्या होता है कि इम्पीडेंस मिनिमम होता है और धारा क्या होता है, अधिकतम होता है उस सर्किट में। तो देखो धारा क्या है यहाँ पे, अधिकतम दिखा दी। और ये जो है इसका मान कितना होता है, IM गुणे 0.707, या फिर इसको दूसरी भाषा में लिखना चाहे तो क्या लिखोगे, IM/√2 होता है सर जी। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम है, दोनों का मतलब सेम है, ये कहानी। ठीक है, चलो इसको बोलते क्या है, कभी कभी पूछेगा तुमसे कि ये बताओ इसको बोलते क्या है, तो इसको लिख दें साइड में। इसको देखो बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम धारा का 0.707, यानी मैक्सिमम धारा का RMS वैल्यू जो होती है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। किसमें, रेजोनेंस कर्व में कहलाती है। इसको याद रखना है। पूछेगा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, तो बोलोगे सर जी मैक्सिमम धारा का 0.707। इसको याद रखना है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी अर्ध शक्ति आवृत्ति, इसको याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये कहाँ कहाँ काट रहा है, एक इस बिंदु पे काट रहा है, एक इस बिंदु पे काट रहा है, यही बिंदु है ना। एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा। इसको नीचे सीधा खींच दो, ये नीचे खींच दिया। ये भी क्या किए,
इसको भी क्या किए तुम, नीचे खींच दिए, नीचे खींच दिए, ये दो नीचे आ गया। अब देखो यही जो तुम्हारी चौड़ाई है यही तुम्हारी क्या है, बैंडविड्थ है, यानी यही तुम्हारा डेल ओमेगा है ना। ये जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की तुम्हारी क्या है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, कितने लेफ्ट जा सकता है कितनी राइट जा सकता है, कौन, तुम्हारा ये ओमेगा की वैल्यू यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो है तुम्हारी, या जो नॉर्मल जो फ्रिक्वेंसी है, इसी को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, इसी को बैंडविड्थ बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो सर जी बोलोगे ये तो सर जी कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगा, डेल W/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, डेल W/2, तो ये कितना होगा, ये भी सर जी डेल W/2 होगा, लिख दिए डेल W/2। ठीक है, डेल W/2, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेते हैं क्या, ये जो गिरा इसको मान लेते हैं W1, इसको मान लेते हैं W2, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं, ये W1 ही है, W2 है। अब तुमको पता है क्या, इसको हम लिख देते हो और यहीं से तुमको सवाल पूछेगा, ये जो होती है ये क्या होती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ता है तो क्या होता है, ये लैगिंग होती है, लैगिंग होता है, और फ्रिक्वेंसी घटता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी होती है तो वो क्या हो जाती है, कैपेसिटिव हो जाती है, कैपेसिटिव, या जिसको क्या बोलते हो, लीडिंग बोलते हो, कोई दिक्कत है। और जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो जाती है तो इसको लैगिंग बोलते हो या फिर इंडक्टिव सर्किट बोलते हो, यानी इसमें क्या है, एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है और इसमें एक्ससी की वैल्यू ज़्यादा है। ये इतनी कहानी रेजोनेंस कर्व की है। यहाँ तक समझ में आया, तो आगे बढ़े। ये W2 होगा, W1, ये देखो इस पर क्या है, इकाई पावर फैक्टर है। ठीक है, इस पर इकाई पावर फैक्टर है। इससे जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे, ओमेगा पे पहुँचते जाओगे, यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चले जाओगे, तुम्हारी लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर जी एक्सएल बराबर होता है 2πfl होता है, और एक्सी बराबर कितना होता है, 1/2πfc। अब देखो ध्यान से, f का मान बढ़ रहा है, f का मान बढ़ रहा है तो ये कम होता जाएगा, और f का मान बढ़ेगा तो ये बढ़ता चला जाएगा, यानी ये तो बढ़ते चला जाएगा, यानी ये पूरा किसका प्रभाव देखने लगेगा, लैगिंग, और ये उल्टा हो जाएगा तो लीडिंग हो जाएगा। सही है, लीडिंग हो जाएगा। सही है, इतना ये कहानी चल रही है, इसको इतना याद रखना है। अब देखो ये बैंडविड्थ पे आते हैं। ये जो बैंडविड्थ यही चौड़ाई है, बैंडविड्थ की चौड़ाई यहीं से लेके यहाँ तक ये पूरी बैंडविड्थ की चौड़ाई है। ठीक है, तो अब देखो बैंडविड्थ को कुछ समझते हैं, बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ करने से क्या फ़ायदा होता है, याद रखना। ये सीरीज की बता रहे हैं, श्रेणी की। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ जिसको हम लोग BW बोलते हैं। ठीक है, बैंडविड्थ ये क्या होता है, तो इसको लिखोगे कि सर जी बैंडविड्थ कुछ और नहीं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी तथा क्वालिटी फैक्टर का अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है, अनुपात होता है। यानी बैंडविड्थ को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो लिखोगे सर जी बैंडविड्थ बराबर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्वालिटी फैक्टर, ये होती है क्वालिटी। बैंडविड्थ बराबर क्या होता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपन क्वालिटी फैक्टर, इसको याद रखना है। अभी देखो आगे सारी कहानी लेके चल रहे हैं, तुमको पता चल गया कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वह फ्रिक्वेंसी जिस पे एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाए और पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, अभी आगे उसको लेके चल रहे हैं, फिलहाल इसको देखो। क्वालिटी फैक्टर देखो क्या होता है, बता देते हैं, यहीं पर समझ लो। क्वालिटी फैक्टर कुछ और नहीं होता है। क्वालिटी फैक्टर यानी क्या होता है, क्वालिटी गुणांक। ठीक है, क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुणवत्ता गुणांक बोलोगे ना, गुणवत्ता गुणांक। देखो गुणवत्ता गुणांक का मतलब ये होता है, वो केवल ये दिखाना चाहता है कि तुम्हारी ये जो कर्व है कितनी शार्प है। ठीक है, ये कर्व तुम्हारी कितनी शार्प बनी है, यही दिखाता है कौन, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं, फिर कभी रेज हम कर देंगे। जैसे मान लो तुम ये बना दें, एक देख रहे हो ये कितना तीखा है, ये वाली कितनी तीखी है और ये कम तीखी वाली, तो जो ज़्यादा तीखा वाला होगा उसकी क्वालिटी फैक्टर उतनी अधिक होगी, और जो कम तीखा होगा उसकी क्वालिटी फैक्टर उतनी कम होगी। तो ये किसको दिखाता है, क्वालिटी फैक्टर दिखाता है कि इसकी जो शार्पनेस है, जो नोकीलापन है,
किसकी ज़्यादा है किसकी कम है वही क्वालिटी फैक्टर दिखाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख सकते हो, यहाँ से दिखाने का प्रयास करें। देखो क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ बड़ी होगी, ध्यान समझना, अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो क्वालिटी फैक्टर कम हो जाएगा। बैंडविड्थ ज़्यादा यानी जब चौड़ाई ज़्यादा होगी तो तुमको पता है सर जी चौड़ाई कब ज़्यादा होगी, एक ये बनाते हैं एक ये बनाता है, एक ये बना है एक ये बना है, इसकी चौड़ाई मान लो इतनी निकल के आई है, इसकी चौड़ाई इतनी निकाल ली, तुमको साफ साफ दिख रहा है सर जी जिसकी बैंडविड्थ अधिक होगी उसकी क्वालिटी फैक्टर कम होगी। क्यों? क्योंकि सर जी बैंडविड्थ अधिक होगी तो इसकी शार्पनेस कम हो गई, और शार्पनेस कम होने का मतलब क्वालिटी फैक्टर कम हो गई। ठीक है, और दूसरी कहानी यहाँ पे देखो सर जी बैंडविड्थ कम है, बैंडविड्थ ये वाली बैंडविड्थ कम है मगर क्वालिटी फैक्टर ऊँचा क्योंकि इसकी शार्पनेस अधिक होगी। तो बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर एक दूसरे के विथ अनुपाती होते हैं, ये लिख देते हैं बैंडविड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए बन जाता है। ठीक है, खासकर यूपीपीसीएल जैसे एग्जामों में। ठीक है, इसको हटाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। सही है, इतना समझ में आ गया बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर। बैंडविड्थ क्या होता है, किसका अनुपात होता है ये भी पता चल गया, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है ये भी पता चल गया। ठीक है, बैंडविड्थ बराबर क्या होता है देख लो ध्यान से, नीचे है जगह, हाँ देखो तीन सब चीज़ें लिख रहे हैं। तो बैंडविड्थ बराबर होता है ओमेगा नॉट इसको रहता है, बैंडविड्थ बराबर क्या होता है आर बाई एल होता है। बैंडविड्थ बराबर क्या होता है आर बाई एल होता है। सही है, बैंडविड्थ बराबर आर बाई एल होता है, इसको याद रखना है। या फिर देखो फायदा क्या होता है बैंडविड्थ का, अगर देखो बैंडविड्थ तुम्हारा बढ़ता है, बैंडविड्थ बढ़ रहा है तो तुम्हारा पावर फैक्टर भी क्या होगा बढ़ता है, पावर फैक्टर भी बढ़ता है, लेकिन आई का मान क्या हो जाता है घट जाता है। इसको एक पॉइंट याद रखना है बैंडविड्थ में, इतने सारे बैंडविड्थ में पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आर बाई एल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ पावर फैक्टर, और ये बैंडविड्थ बढ़ेगा तो पावर फैक्टर बढ़ेगा मगर करंट का मान घट जाता है। ये सारी कहानी किसकी है रेजोनेंस कर्व से संबंधित है और रेजोनेंस कर्व पे चल रही है। कोई दिक्कत है नहीं है तो इसको लिख लेना या आगे इसको छाप लेना। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, और पैरेलल पे करोगे तो क्या हो जाएगा, जब पैरेलल पे करोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लीडिंग की तरफ भागने लगता है और ये लैगिंग की तरफ आने लगता है। यानी पैरेलल में क्या हो गया लीडिंग हो जाता है और ये लैगिंग हो जाता है, और लगभग सारी कहानी सेम होती है, कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, चलो हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी फैक्टर बताते हैं, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर आज का, क्योंकि रेजोनेंस कर्व क्वालिटी फैक्टर ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो बता देते हैं। क्वालिटी फैक्टर इसको हटा दें, चलो इसको हटाते हैं, आगे देखना है। सारा चीज़ बताने का प्रयास किए हैं। नहीं हुआ तो थोड़ा सा बैक कर लोगे तो बैक करके लिख लेना, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम्हारे ऊपर है, जो करना होगा कर लेना। गुणवत्ता गुणांक होगा जो भी सही, हमारी हमको तो यही लग रहा था गुणांक की हिंदी थोड़ी टाइट है ना, तो समझ जाना, पर समझाने का प्रयास पूरा लगेगा। गुणवत्ता गुणांक देखो इसमें क्या होता है, गुणवत्ता गुणांक यह एक ऐसा पैरामीटर है जिससे लिखो, जिससे हम रेजोनेंस कर्व यानी अनुनादिक वक्र, रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस
शार्पनेस समझ रहे हो, नुकीलापन, ठीक है, नुकीला लिख दे रहे हैं, फिर समझ रहे नुकीलापन को जज करते मापते हैं, अपने हिसाब से लिख लेना है, ठीक है, मापते हैं। कोई दिक्कत है? यानी वो जो कर्व बना है कितना तीखा है या नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को मापने के लिए क्वालिटी फैक्टर का गुणांक की, जो जितना अधिक क्वालिटी फैक्टर होगा उतना ही वो क्या होगा, तीखा होगा, उतना ही तीखा होने का मतलब क्या है, उतनी ही बैंडविड्थ उसकी क्या है, कम है, उतनी ही उसकी बैंडविड्थ कम है, ठीक है। अब देखो क्वालिटी फैक्टर को बात करें तो इसे tan थीटा, याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है, tan थीटा से व्यक्त करते हैं, और क्वालिटी फैक्टर किस पे, तो सीरीज रेजोनेंस, याद रखना किस पे, प्रिंसिपल पे, सीरीज रेजोनेंस का सिद्धांत, अधिकतर पूछता है किस सिद्धांत पे, तो सीरीज रेजोनेंस का सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है, कार्य करता है। अब आगे देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीरीज रेजोनेंस और ये tan थीटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बन जाता है, सही है। अब देखो आगे की कहानी क्या होती है, जब इसको tan थीटा से दिखाते हैं, क्वालिटी फैक्टर को लिख रहे हैं, यानी क्वालिटी फैक्टर बराबर tan फाई बराबर क्या होता है, ओमेगा नॉट L बाई आर हो जाता है, क्या होता है, ओमेगा नॉट L बाई आर हो जाता है। और इसको किससे दिखा सकते हैं, 1 ओमेगा नॉट C R से दिखाते हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है, इससे दिखा सकते हैं। और एक क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो 1/r रूट L बाई C, याद रखना। किसके लिए ये चल रहा है सारी कहानी, तो जी तो आप चला रहे हैं सीरीज़ के लिए, ये सारी किसके लिए चला रहे हैं, सीरीज़ के लिए। अच्छा एक चीज़ और छूट के इसको लिख लेते हैं, इसको कैसे दिखा सकते हो, इसको चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, XL बाई आर लिख सकते हो, या फिर XC बाई आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1/ओमेगा क्या हो जाता है, XC के बराबर होता है, XC बराबर 1/2 XC होता है ना, तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों लिख दो तब चलेगा, सही है। अब देखो ये कभी कभी पूछ लेते हैं पैरेलल में बताओ क्या होगा क्वालिटी फैक्टर, ये तो सीरीज के लिए चल रहा था, ये पूरी जो ब्लॉक सीरीज के लिए है, पैरेलल के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए क्या हो जाता है, R रूट C बाई L हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है पैरेलल के लिए, क्योंकि बहुत फेवरेट है पैरेलल में ये वाली, ठीक है, और ये अधिकतर पूछ लेता है, सही है। तो देखो ये इतनी कहानी थी रेजोनेंस कर्व की, बैंडविड्थ की, और तुम्हारी क्वालिटी फैक्टर की होगी। या फिर तुमको लिख देते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बनता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ये बता दिए पहले ही। बैंडविड्थ जितना ज़्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर उतनी कम होगी, यानी बैंडविड्थ मतलब बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी शार्पनेस उसकी उतनी कम हो गई, तो क्वालिटी फैक्टर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर बैंडविड्थ कम रखे हो तो शार्पनेस अच्छी होगी, तीक्ष्णता अच्छी होगी, नोकीलापन अच्छा होगा, तो क्वालिटी फैक्टर भी अच्छी होगी, ठीक है। चलो आई होप समझ में आया होगा। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाया जा रहा है, शेयर करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।